नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो पिछले जो शासकों का कार्यकाल था औरंगजेब तक का, बाबर से अकबर औरंगजेब तक का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था मुगल काल का। अब मुगल कालीन प्रशासन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था और सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। तो हायरकी क्या हुई? सबसे बड़ा कौन हुआ? सूबा हुआ। सूबे के बाद क्या आता था? सरकार आती थी। और सरकार के बाद क्या होते थे? परगना या महल होता था। ठीक है। और प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी, जो सरकार होता था जो आजकल के जिले के समकक्ष है, उसमें कौन कौन होते हैं? फौजदार होता था, अमल गुजारी होती थी, काजी होता था, कोतवाल होता था, बितक्सी और खजानदार होते थे। ठीक है। मुगल काल में जो मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, ठीक है, तो सैन्य विभाग का जो प्रधान था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मीर बख्शी। ठीक है। पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। तो सैन्य विभाग का क्या था? मीर बख्शी। और प्रांतों में जो बख्शी होते थे वो मीर बख्शी के नियंत्रण में काम करते थे। ठीक है। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था और साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। तो मीर बख्शी का काम क्या क्या था? एक तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, सेकंड क्या था? सैन्य विभाग के वेतन के लिए वेतन की देखरेख करना। ठीक है। उसके लिए उत्तरदायी होना कि वो ही देगा। ठीक है। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। ठीक है। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार होते थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। तो एक तो मनसबदार हम लोग को अभी पिछले उससे अकबर के राह से पढ़ते जा रहे हैं मनसबदार का। इसके अलावा भी अहदी और दाखिली होते थे। ठीक है। सैनिक जो घुड़सवार थे। ठीक है। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे, उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली जो होते थे सैनिक की भर्ती, देखो दाखिल नहीं होता था, दाखिल ये इसी से आया होगा मुझे लग रहा। दाखिल सैनिक की भर्ती, दाखिली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी। ठीक है। और जो अहदी थे वो बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यद्यपि इनकी मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। जो देखो अहदी थे वो बादशाह की सेवा में रहते थे और जो दाखिली थे वो किसकी सेवा में रहते थे? मनसबदारों की। ठीक है। मुगल प्रशासन ने मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। कौन था जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान? मुहतसिब। ठीक है। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वैश्याओं को नगर में से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उनका नाम शैतानपुरी रखा गया। मनसबदार व्यवस्थाओं के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 40 वर्ष में जाति एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जाति या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार करना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था, मतलब जात पद बड़ा होता था। ठीक है। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रश्नावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1905 में तंबाकू भारत लाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तंबाकू कौन लाया था? तो तंबाकू कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे 1605 में। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन समुदाय में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसे नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा था। ठीक है। तो जहांगीर ने इसको निषेध कर दिया था। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता है। तो धार्मिक लोगों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी उसे क्या बोलते थे? उसे मदद ए मास बोलते थे। इसे शयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। तो सद्र क्या करता था? भूमि का निरीक्षण, जो जिसे दान
अक्सर अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे राम सीता के। तो ये क्या है, राम सीता की आकृतियों के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, वो अकबर ने चलाए थे, ठीक है। और देवनागरी लिपि में लिखा रहा, ठीक है। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। उसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। इसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब प्रश्न कोश आ जाता है, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। फर्स्ट, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिला किस नाम से जाना जाता था, सरकार नाम से। और सरकार से बड़ा क्या होता था, सूबा होता था। और सरकार से निचले वाले को क्या बोलते थे, उसे बोलते थे परगना या महल, ठीक है। मुगल प्रशासन के दौरान जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था, तो जनपद सरकार कहलाता था, प्रांत सूबा कहलाता था, ठीक है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, तो सेना का प्रधान मीर बख्शी था, बी हो जाएगा। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो क्या था, सेना की वेतन देना और क्या, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, दो काम थे इसके, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था और साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जनवास सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था ये, ठीक है। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन कहलाता था। तो मेन इसका स्थायी कार्य क्या था, भू राजस्व अधिकारियों को पर्यवेक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। हाँ, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहास यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो किसको किया गया था, मनुजी को किया गया था, मनुजी को किया गया था इसमें। और शायद दारा सिकोही के टाइम, हाँ, निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतावली यात्री था। उसने भारत आकर दारा सिकोही की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 में दारा सिकोही की मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था, ठीक है। पहले दारा सिकोही के समय क्या था, सेना में तोपची था, ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद वो चिकित्सक बन गया था, इतावली था। और नेक्स्ट है, अहिदी वे घुड़सवार थे, सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल था, तो बिल्कुल, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, केवल उनकी किसको थी, राजा को थी, ठीक है। और जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने आप को संलग्न नहीं किया, मनसबदारों के लिए नहीं था अहदी, वो दाखिली था। और सम्राट ही इनका आसन्न कर्नल था, ठीक है। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र और घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवाने और बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक ही वेतन दिया जाता था। अकबर के समय से अहदी सैनिकों की संख्या 12 हो गई थी
ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। मुगल प्रशासन में मोहतसिब था। मोहतसिब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी था मोहतसिब, ठीक है। मुगल काल में मोहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए लागू की गई थी ताकि राजस्व संग्रह में सुविधा हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, ठीक है। तो डी होगा, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। सम्मत और दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है। मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जो था, एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, तो हाँ थे। इन्हें मशरूत और सशर्त पद प्राप्त होते थे। इनमें सवार पद और जात पद से अधिक होता था। सवार पद जात पद से अधिक नहीं होता था, ठीक है। समस्त कार्यकारी सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो सी हो जाएगा इसका गलत, बाकी सभी सही है। सवार पद नहीं, जात पद ज्यादा बड़ा होता था, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत या अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार ने अपनी जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवाओं में निम्नतम सोपान पर प्रवेश कर अमीर या उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो हाँ। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, 33 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन दिया जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। सही है 1 और 3। क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं इसको। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद या श्रेणी प्राप्त की जाती थी। फर्स्ट क्या था, जातो सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो हाँ ठीक है। जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में बेमनसब आते थे। अच्छा, ये 33 वर्ग वाला अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है। 3 मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये मतलब 3 टाइप का होल है और वो अलग चीज है, ठीक है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में बेमनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में बेमनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित समय के आधे से कम होती थी। मतलब मनसबदार कितने टाइप के थे, वो 3 टाइप के थे, ठीक है। मनसबदारों के कितने टाइप थे, तो वो 33 टाइप थे, ठीक है। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था, तो डी सही होगा। नेक्स्ट है, जागीरदार और जमींदार के बीच का अंतर है। क्या है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे और उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। नेक्स्ट है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इसमें से दोनों सही नहीं है, ना तो 1 सही है ना 2 सही है, ठीक है। डी हो जाएगा आंसर।
ठीक है, ये दोनों गलत है। ठीक है, क्या है, क्या थी व्यवस्था? मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे और उन्हें न्याय को पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे। तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11%, कतिपय क्षेत्रों में 25% तथा संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे जमींदार के, तथा इनके मुख्य उत्तरदायित्व जो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोही तत्वों से निपटने के लिए राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त वे आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो क्या था? भू राजस्व था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रारंभ किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाही की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। इसके शासनकाल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़ाकर 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो माल क्या था? भू राजस्व का। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था, तो जहांगीर था। कब? 1617 में, शायद 1650 में 5 में पुर्तगाली लाए थे और 1617 में जहांगीर ने निषेध कर दिया था नुकसानदेह आदत से बचने के लिए। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास क्या होता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी मदद ए मास। ठीक है, मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयोरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग ना हो जाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती है और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या है? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था। देखो, सूबा सबसे बड़ा होता था, फिर सरकार, फिर परगना, लेकिन जो ये अलग से ये चकला है ये सरकार नहीं था। ठीक है, जो क्रम में जो हायरार्की में जो सरकार मिड में था ना, तो ये सरकार के समकक्ष नहीं था। ठीक है, मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों और जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। प्रत्येक परगनों के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो नहीं, पैतृक नहीं था। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता था ये, तो सेकंड गलत है, बाकी ए सही है। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 11वें वर्ष 1567 से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में किया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनकी वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी।
तो हाँ, विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है, कि इस कारण थोड़ी ना थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का साक्ष्य मिलता है। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। नेक्स्ट है कथन है ए है, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्या है इसमें, मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में कौन से वर्ष में, 40 वर्ष में, कब 1567 में स्टार्ट किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। सैन्य और असैन्य दोनों होते थे, ठीक है। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी, ठीक है, लेकिन वैसे जो हम लोगों ने पढ़ा है वो 33 श्रेणियों का आता है, ठीक है। यह श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां जो प्रचलित थी वो 33 हैं, ठीक है। जबकि अबुल फजल ने जिक्र कितने का किया है, 66 का। अधिकारी दिए हैं और विधित कर्तव्य दिए गए हैं, दीवाने तन, मुस्तरफी, मुशरिफ और वाकियानवीश। तो दीवाने तन क्या होता था, ये आय व्यय को निरीक्षण करना होता था। और देख लेते हैं इसमें, दीवाने तन आय व्यय का निरीक्षण ही, जागीर व वेतन को देखना होता था इसका। और मुस्तरफी जो होता था, मुस्तरफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। और मुशरिफ जो होता था, मुशरिफ क्या करता था, कार्यालय को संभालने के लिए होता था मुशरिफ। और वाकियानवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना होता है वाकियानवीस का, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। क्या क्या है, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखने का, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तरफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ जो होता था कार्यालय को संभालने के लिए होते थे, और वाकियानवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। कहते हैं ना वाकिया, क्या वाकिया हुआ, तो घटनाओं से संबंधित होता था फरमानों को, ठीक है। नेक्स्ट है कथन है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरों, चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था तथा 1 रुपया में 40 दाम होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम से की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों कारण दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राजा सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लिपि से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो अकबर ने चलाए थे, ठीक है। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो तांबे का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। और यही जो शेरशाह था ना, उसके टाइम भी दाम ही कहते थे, ठीक है, अकबर के साथ साथ। टकसालों में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। 1/40 होता था, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो ये बाबर था, बाबर ने चलाया था। उसके चांदी के सिक्के का नाम शाहरुख था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? लगान निर्धारण करने का तरीका जो होता था बटाई होता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। शेरशाह जो था उसने तीन प्रणालियां अपनाई थी। कौन कौन सी? एक तो मुक्तई या कनकूत, नस्क उसी को मुक्तई बोलते थे, उसी को कनकूत बोलते हैं। नगदी अथवा जप्ती प्रथा अगर जप्ती प्रणाली कहा जाए तो किसके टाइम थी? शेरशाह सूरी के टाइम। गल्लाबक्सी और बटाई, ये भी शेरशाह सूरी का ही है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली का प्रचलित आधार था? तो इसमें
हल की संख्या थी। वैसे इसमें बड़ा विवादित क्वेश्चन है ये, जिस टाइम आया था क्वेश्चन पेपर में तो इसमें बड़ा विवाद हुआ था कि जब्ती है या फिर हल की संख्या है। ठीक है, तो दक्कन में हल की संख्या थी। जयन सरकार की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। मतलब यही है कि उस टाइम और जगह तो प्रणालियां प्रचलित थी, लेकिन दक्कन में कोई स्पष्ट प्रणाली प्रचलित नहीं थी, जिस कारण वहां पे किस टाइप से होता था, हल की संख्या से होता था। ठीक है, निम्न में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबबाब को पुनर्जीवित करके किया गया? तो कौन सी नहर थी? ये थी साहब नहर, जो थी उसका पुनर्जीवित किया गया था उसको। मुगलकालीन साहब या फिर सिहाब कहते हैं नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबबाब बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा कराया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई, इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया गया। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बाकी संगीत, चित्रकला और साहित्य हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।